तो सबसे पहले लोड को बीम में लगाओ, लोड बीम से अलग लगाए कहीं। तो पहले इस लोड को यहां प्रोजेक्ट कर लो, और प्रोजेक्ट करने का तरीका है P1 P2 लगा दो। तो जब आप इसको अपने नए क्वेश्चन में बदलोगे तो आपको नजर आएगा यहां लगा है W, और एक P2 और W कपल बनाएंगे W L/4 का, और एक W का लोड लगा है। W का लोड लगा है। ओके, तो अब देखो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। W का लोड लगा है और बेंडिंग मोमेंट लगा है M का। तो इसको ट्रीट करेंगे हम लोग कि ये पॉइंट कहाँ गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। तो इसको ट्रीट करेंगे हम, ये W नीचे प्लस ये वाला कपल M ऊपर, और दोनों को जोड़ देना विद साइन, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर, जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब टेबल देख लो, टेबल में ये भी दिया है, ये तो रटा ही है, इसकी वजह से डेल्टा बी, इसकी वजह से डेल्टा बी होगा WL³ अपॉन 3EI, और इसकी वजह से होगा ये W या M। अब देखो टेबल में मूवमेंट वाला देखो आप ढंग से, तो ये होगा ML² अपॉन EI। ML² अपॉन 2EI होगा। देखो जरा ध्यान से, मूवमेंट वाला देखो फॉर्मूला, ठीक है, मिल गया। ML² अपॉन 2EI। तो इसकी वजह से डेल्टा V ये आएगा, M की वैल्यू यहां भर देना। अब देखो इसकी वजह से नीचे आएगा इसलिए नेगेटिव, इसकी वजह से ऊपर आएगा पॉजिटिव। तो YB क्या होगा, YB होगा माइनस के WL³ अपॉन 3EI प्लस के WL/4 L² अपॉन 2EI। कहानी खत्म, आंसर कर लेना, जो भी बचे उसी साइड होगा उतना होगा। ये टेबल के यूज से, टेबल के यूज से एक और क्वेश्चन बताता हूँ, और फिर एक फॉर्मूला और देते हैं हम लोग, कैस्टिलियानो थ्योरम, चैप्टर खत्म करते हैं। मतलब 10 मिनट और लगेगा।
बिल्कुल समझ पाए। एक और एग्जाम्पल देखो, ये L/2 L/2 और पूछा है y मैक्स बताओ या y ये बताओ और थीटा ये बताओ। अब देखो ये टेबल में नहीं है, ये टेबल में है ही नहीं, तो आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा, टेबल में ये नहीं बना है, इसका कुछ भी याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ तक तो मैंने समझाया था आपको, पैराबोला होगा और इसके बाद लीनियर होगा, पैराबोला होगा और इसके बाद लीनियर होगा। तो कैसे निकलेगा भाई y ये, देखो टेबल में भले ही नहीं है, हम a पॉइंट का नहीं निकाल सकते y, लेकिन y भी तो निकाल सकते हैं। y भी क्या हो जाएगा, इतने के लिए तो टेबल वैलिड है, तो y भी हो जाएगा WL³ अपॉन 3WL³ अपॉन 8EI। अभी टेबल में फॉर्मूला लिखे थे ना हमको, 8EI। ठीक है, अच्छा इसमें थीटा भी बता सकते हैं, ऊपर वाले में थीटा अगर बताना है तो इसका थीटा जोड़ देना, हो जाएगा, फॉर्मूला ही लगाना है। तो यहाँ देखो y भी बता सकते हैं और थीटा भी बता सकते हैं। थीटा भी होता है WL², इसका L² L/2 है, WL² अपॉन 6EI होता है। ठीक है, टेबल देखो, ठीक है। तो WL² अपॉन 6EI, कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये बताओ ये कितना आता है फाइनली, 3WL⁴ 16 L⁴ 2⁴ 16 144 128। कैलकुलेशन देखते रहना, और ये हो जाएगा WL³ अपॉन 48 ही है। y भी और थीटा भी तो निकाल सकते हैं, पर y ये कैसे निकलेगा, देखो अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसमें हम डेल्टा जोड़ दें, मतलब y भी में अगर हम डेल्टा जोड़ दें तो y ये निकल आएगा। तो y भी है 3WL⁴, माइनस प्लस आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ध्यान मत दो, वो तो नीचे जा रहा है तो पता ही है माइनस है, 128EI। और डेल्टा ये कैसे निकलेगा, डेल्टा निकलेगा अगर ये थीटा है और ये थीटा b का ही तो थीटा होगा। तो आपको मैंने एक दिन बताया था कि ये वाली दूरी थीटा इंटू ये लेंथ होती है, आर्क इंटू थीटा, आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। तो अगर L/2 में थीटा b का गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से y ये आंसर आ जाएगा कि 3WL⁴ अपॉन 128EI प्लस WL³ अपॉन 48EI इंटू L/2, जो भी आई लिख लेना। अच्छा थीटा ए का थीटा और बी का थीटा सेम ही होगा,
क्योंकि बी जितना घूमा उसके बाद तो स्ट्रेट लाइन रही, तो थीटा ए और थीटा भी सेम ही होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है ना, इसके बाद तो स्ट्रेट लाइन बन गई, तो जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ होगा, तो थीटा ए और थीटा भी सेम ही होंगे। WL/4DATI गुणा भाग आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। एक और छोटी सी बात जानते हैं, चैप्टर खत्म। कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा ये 3 नहीं आएगा, ये 3 हटा लो भैया। अरे यही तो कैलकुलेशन आपको देख रहे हैं, टेबल में 3 नहीं है, ये 3 पता नहीं कहाँ से लिख के आया, ये 3 हटा दो ना, ओके 3 नहीं होता है भाई। डेल्टा UDL का फॉर्मूला देखो इस वाले का, WL/4/8EI होता है, और थीटा का फॉर्मूला होता है WL/6EI। कोई नहीं, कैलकुलेशन देखते रहो, बस सीखो चीजों को। अब बताओ कोई डाउट रह गया हो तो। अरे वो 3 गलती से लिख गया था, हटा दो 3, हो जाता है भाई, मैं भी इंसान हूँ, एक आध कुछ और दिमाग में चल रहा था, कुछ और लिख गया। और हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप बहुत सारा रिवीजन करिएगा। खैर अच्छी बात है, कल हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको टाइम भी है रिवाइज करने का। फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी अंडर बेंडिंग। बेंडिंग में स्ट्रेन एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियल लोड का बताया था, बेंडिंग में होता है इंटीग्रेशन mxx² dx 2EI का इंटीग्रल। ऐसे ही एक्सियल लोड में भी बताया था, p² dx/2AE का इंटीग्रल, याद करो पहले बताया था। और अगर हमसे पूछे कि बेंडिंग में स्ट्रेन एनर्जी सर क्या होगी इस केस में, जैसे हमसे कहा गया इसकी स्ट्रेन एनर्जी बताओ, इस केस की स्ट्रेन एनर्जी बताओ, तो हम पहुंचेंगे किसी x पे, mx क्या होगा, p × x होगा, तो ये हो जाएगा p × x² dx 2EI का इंटीग्रल 0 से L। यही स्ट्रेन एनर्जी या U होता है, तो ये हो जाएगा p² L³ हो जाएगा, x³/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L³, ठीक है, p² L³/6EI, ये होगी स्ट्रेन एनर्जी। अगर हम एक बात करें इस केस की, फिर स्ट्रेन एनर्जी बता क्यों रहा हूं? क्योंकि यहां एक थ्योरम आती है, कैस्टिलियानो थ्योरम, और कैस्टिलियानो थ्योरम क्या कहती है,
कास्टिलियानो थ्योरम कहती है कि लोड को और स्ट्रेन एनर्जी को आप क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी को लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा फॉर लोडिंग पॉइंट। मतलब जहां से लोड लगा है उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और स्ट्रेन एनर्जी को ये होती है नंबर 1 थ्योरम, और कास्टिलियानो नंबर 2 होती है कि स्ट्रेन एनर्जी को मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो थीटा मिल जाता है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। जैसे मैं कहूं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं p के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, p L³ अपॉन 2EI, ये मिल जाएगा हमें y3 फ्री एंड का, और ये तो रटा भी है हमने, वही WL³ अपॉन 3EI आ जाता है। तो स्ट्रेन एनर्जी से भी प्रूव कर सकते थे, तो ऑब्जेक्टिव में कई बार ये कास्टिलियानो थ्योरम पूछा गया है, याद रखना। स्ट्रेन एनर्जी निकालना भी सिखा दिया मैंने बेंडिंग में। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, और माय डियर इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए और BMD SFD को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। टेबल रटनी है, सबको मिल गई होगी आई होप। और चलिए रिवाइज करिए, कल मिलते हैं, टाइमिंग सेम रहेगी हमारी, कल भी इतने ही टाइम तक पढ़ेंगे और स्मूथली खत्म कर देंगे। अंकित कुमार, ये सब स्ट्रक्चर में आएगा, तो आप पुरानी यदि क्वेश्चन लगा के देखो, सोम का काम कंप्लीट है। चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर फोर्स क्या होता है, तो मैंने बताया था कि शियर फोर्स पहले भी लिखा चुका हूं डेफिनेशन, फिर से दिखा रहा हूं कि for any cross section force is parallel to cross section and passing through its CG. For that cross section force is known as shear force. किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए लोड अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, जैसे ये बनाया मैंने इसका क्रॉस सेक्शन BD, तो ये इस क्रॉस सेक्शन के लिए शियर फोर्स कहलाएगा अगर लोड सीधे से पास कर रहा है। सो दिस इज शियर फोर्स फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, शियर फोर्स। बना दीजिए डायग्राम को।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था एक्सियल लोड से आती है नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब बात हो चुकी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था एक्सियल लोड से आती है नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब बात हो चुका है, निकालना भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या लगता है, लोड डिवाइड बाय एरिया। बेंडिंग मोमेंट से आता है नॉर्मल स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या लगता है, ये है नॉर्मल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था एक्सियल लोड से आती है नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब बात हो चुका है, निकालना भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या लगता है, लोड डिवाइड बाय एरिया। बेंडिंग मोमेंट से आता है नॉर्मल स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या लगता है, M/I × I। ट्विस्टिंग मोमेंट से आता है शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर बोलते हैं, फॉर्मूला क्या लगता है, T/IP × R। और शियर फोर्स से आता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, वही आज सीखने वाले हैं। आप याद करो ये पूरे में कांस्टेंट होती थी, ये लीनियरली वेरी करती थी, ये भी लीनियरली वेरी करती थी। अब ये रिवाइज किए हो तो समझ में आ जाएगा। अब ये क्या करती है ये आज बताना है। तो हम यहाँ पहुंच गए, बेसिकली आखिरी में पहुंच गए। ठीक है, तो आज कुछ ज्यादा बचा नहीं है। फिर ये किस फॉर्मूले से निकाली जाती हैं, इसका फॉर्मूला आता है कि शियर स्ट्रेस निकालना है, या इनको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है FA_y बार डिवाइडेड बाई INA इंटू P। FA_y बार डिवाइड बाई INA इंटू P। अब इस टर्म को समझना है कि कैसे ये फॉर्मूला लगता है और कैसे इनका आंसर दिया जाता है। ठीक है, FA_y बार डिवाइड बाई INA इंटू P। नोट करो यहां तक। मतलब आप ट्विस्टिंग से स्ट्रेस निकाल सकते हो, बेंडिंग से निकाल सकते हो, एक्सियल से निकाल सकते हो, डायरेक्ट से निकालना सीख रहे हो। अब यहाँ कौन सा टर्म क्या है देखो, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो अभी किया है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स लगा है F और ये होती है इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ये होती है न्यूट्रल एक्सिस। तो F क्या होता है, F क्या होता है, F होता है शियर फोर्स फॉर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, A क्या है, A है एरिया लाइंग, एरिया लाइज अबव और बिलो, area lies above and below from the section where shear stress is to determine. Area lies above or below from the section where shear stress is to determine. ठीक है, y बार क्या है, डिस्टेंस
पहले लिख लो फिर बात करेंगे। डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ above or below area from neutral axis। ठीक है, INA वही है जो आप जानते हो, INA है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और B है width of section where shear stress is to determine। पहले लिख दो ये सारी बातें, फिर हम समझते हैं वन बाई वन। लिख दो सारी बातें, फिर हम समझते हैं वन बाई वन। अंकित कुमार बर्नल, यार तुम्हें वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन 50 बार बोला। नोट करो पहले यहाँ तक, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से लिखो।
कि अब इसे लगाना भी सीखते हैं, ठीक है। जैसे इसी अपने एग्जाम्पल में लगाना सीखते हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, या कैसा भी हो सकता था। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये रही इसकी न्यूट्रल एक्सिस, और हमसे कहा गया ए पे फाइंड आउट शियर स्ट्रेस एट ए, फाइंड आउट शियर स्ट्रेस एट ए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले एक एक टर्म को समझिए, और इसमें फोर्स लगा है एफ का, तो मुझसे कहा गया ए की शियर स्ट्रेसेस निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट की शियर स्ट्रेस निकालनी है वहां एक सेक्शन बनाना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक विड्थ ड्रॉ कर देनी है। तो देखो ड्रॉ कर दी जहां वो पॉइंट लाई कर रहा है, इत्तेफाक से वो विड्थ भी बी है, ठीक है। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो यहां लाइन बना देते। मान लो सी की स्ट्रेस पूछी जाती तो मैं सी पे लाइन बना देता। एक सेक्शन बनाना है, ठीक, न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल, या क्या तो लोड के परपेंडिकुलर एक सेक्शन बनाना है। मान लो मैं ए और सी दोनों की निकालता हूं, ठीक। फिर क्या करना है, अब एक एक चीज को पढ़ो। एफ तो हो गया शियर फोर्स, तो वो तो एफ दिया है। फिर कह रहा है एरिया लाइज अबव और बिलो फ्रॉम द सेक्शन वेयर शियर स्ट्रेस इज टू डिटरमाइन, मतलब हमें एरिया भरना है इस फॉर्मूले में, ये ऊपर वाला। ये अगर सी का निकालेंगे तो सी में नीचे वाला, किसी एक की निकाल दो, बाकी तो डेटा भर देंगे, लेकिन दोनों सीख लेते हैं। इस सेक्शन की दूरी को हम कहेंगे y, जहां की शियर स्ट्रेस निकालनी, तो y है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वेयर स्ट्रेस इज टू डिटरमाइन, एक जनरलाइज दूरी को माना y, ठीक है। तो एरिया समझ में आ गया कौन सा लेना है, मतलब मैं एरिया लूंगा, ये होगा d/2 माइनस y, मतलब मैं अपने फॉर्मूले में f को भरूंगा f, एरिया को भरूंगा d/2 माइनस y इंटू विड्थ, ये एरिया भरूंगा। y बार देखो क्या है कि जो एरिया है उसके CG की दूरी न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब इस एरिया का CG कहाँ होगा, यहाँ। इस दूरी को हम कहेंगे y बार। कितनी होगी ये दूरी, देखो y बार होगी y में जोड़ो इस पूरे का आधा, आराम से चेक किया करो। INA तो हमें रटा है BD³/12, और विड्थ भी इत्तेफाक से b। देखो मैंने सारे डेटा भर दिए, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। मैं लगा देता हूं, क्या बराबर हो जाएगा f d/2 माइनस y इंटू b, y बार है y प्लस d/2 माइनस y का होल बाई 2 डिवाइडेड बाई आई, लिखा रहना दो IN इंटू b। तो आप अब जब इसे कर रहे हैं, यहां तक पहले नोट करो, बहुत फास्ट जगह नहीं है।
INA की भी वैल्यू भर दो। तो जब आप INA की वैल्यू भरोगे तो आपको यहां मिलेगा 6F अपॉन BD क्यूब ब्रैकेट में D/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए हैं ड्राइव करते हुए, याद नहीं करना है, लेकिन यहां से कुछ रिजल्ट आए हैं वो मुझे समझाना, यहाँ से कुछ रिजल्ट आए वो मुझे समझाने। तो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। नदीम यार बहुत बुरी हालत है तुम्हारी। तो मुझे ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये पूरा D है, आया समझ? दुनिया का हो, हमेशा ये पैराबोलिक ही होती है, हमेशा ये पैराबोलिक ही होती। सबके लिए प्रूव थोड़ा ना करेंगे यार, इतना प्रूव अगर करने लगे तो हम सबके लिए प्रूव कर करके निकल गया एग्जाम। हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी क्रॉस सेक्शन है ना उनके लिए याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं तो पूरा वेरिएशन बता सकता हूँ, बना भी देता हूँ कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन में देखो ये F लगा है, किसी जनरल वेरिएशन पे, जनरल जगह पे निकाल दी है हमने, पैराबोलिक आई। अब आप देखो टाउ टॉप निकाल के देखो, तो y की वैल्यू को क्या भरोगे? y की वैल्यू भर दोगे D/2, तो टाउ टॉप देखो 0 आएगा। टाउ बॉटम के लिए निकाल के देखो, ये भी 0 आएगा। y को D/2 भर दोगे, भाई जहां का पॉइंट वहीं का y, ऊपर 0 नीचे 0। सेंटर के लिए निकाल के देखोगे, टाउ CG या टाउ मिड कह दो, तो टाउ मिड में y 0 भर दोगे, ये देखो ये क्या आएगा, ये आएगा F अपॉन BD इंटू 3/2। वेरिएशन कैसा है इनका? पैराबोलिक, ऊपर 0 नीचे 0, बीच में एक बार बताएं, बीच में मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि जहां y मिनिमम वहां ये मैक्सिमम, तो y मिनिमम जो हो सकता है वो 0 ही तो हो सकता है। इसका मतलब सेंटर पे मैक्सिमम होगी। तो देखो अगर मैं इसका वेरिएशन बनाऊं तो इसका वेरिएशन शियर स्ट्रेस का पैराबोलिक होगा ऐसे, क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही होंगी, शियर स्ट्रेस है ना इसी के पैरेलल होंगी, पर साइड में ऐसे बना देते। देख लो यहां कोई डाउट है तो पूछो। कुछ कंक्लूजन निकले हैं, मैंने प्रूफ जरूर रेक्टेंगल से किए हैं, लेकिन वो वैलिड हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं कि अब सर्कल का करोगे तो फिर पैराबोलिक नहीं आएगा, सबका पैराबोलिक आता है।
बाई शियर डिवाइड बाई एरिया। तो शियर फोर्स ए है, सॉरी एफ है, और एरिया है BD। तो आप देखो टाउ जो मैक्स आया है, जो टाउ मिड आया है, वो टाउ एवरेज से ज्यादा आया है। और कितने टाइम ज्यादा आया है? 3/2 टाइम ज्यादा। एक नया टर्म बताया, एवरेज शियर स्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर पे मैक्सिमम है। अरे भाई ये मैक्सिमम कब होगी? जब y मिनिमम होगा। देखो यहाँ y तो बदलेगा और तो सब कांस्टेंट है, और सबसे छोटा y क्या हो सकता है? 0। स्क्वायर है ना, नेगेटिव भरने से भी फायदा नहीं, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो ये जब सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कितना हो सकता है? 0। तो y 0 कहाँ पाया जाएगा? सेंटर पे। तो बात प्रूव जरूर रेक्टेंगल से हुई है, लेकिन ये बात हर क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड है। कौन सी बात? सुन लो, फिर मैं लिखा भी देता हूं। 2 बातें सभी के लिए वैलिड है। कौन सी 2 बातें? पहली, सभी क्रॉस सेक्शन में, सभी में पैराबोलिक ही वैरी करेंगी, सभी में पैराबोलिक ही वेरी करेंगी। और दूसरी बात, सभी में टॉप और बॉटम पे 0 होगी। लेकिन माय डियर, तीसरी बात कि सेंटर पे मैक्सिमम होगी, ये वैलिड नहीं है सबके लिए। तो मैं 2 ही पॉइंट लिखाता हूं, और 2 ही हैं, तीसरा वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी हम और के लिए देखेंगे तो सेंटर पे नहीं, कभी इधर उधर भी मैक्सिमम आती है। मतलब मैक्सिमम कंफर्म नहीं है कि सेंटर पे आएगा, लेकिन ये कंफर्म है टॉप और बॉटम पे हमेशा 0 होगा, और दूसरा हमेशा पैराबोलिक होगा। मतलब यहां पे कंक्लूजन करके हम 2 खास बातें लिख सकते हैं। पहला, बस 2 ही हैं, फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन टाउ टॉप एंड टाउ बॉटम इज 0। ये बात सबके लिए वैलिड है। और दूसरा, फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक। ये 2 ही बातें वैलिड हैं, तीसरी मैंने नहीं लिखाई क्योंकि तीसरी वैलिड नहीं। तो जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर में मैक्सिमम हो, ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा टाउ मैक्स एवरेज का 3/2 हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर टाउ मैक्स बराबर k टाइम्स टाउ एवरेज है, तो ये k 3/2 होता है फॉर रेक्टेंगल। लेकिन अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए k अलग अलग हो सकता है। कितना हम देखते हैं, हम तो रट लेंगे, प्रूफ थोड़ा ना करेंगे यार। एग्जाम में पूछ दिया गया तो याद होना चाहिए। मतलब 2 बातें सभी के लिए वैलिड है, लेकिन बाकी बात अलग अलग के लिए अलग हो सकती है। कैसे? मैं और एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा। पहले यहां तक नोट करो। क्या नहीं क्लियर हुआ? अब नहीं बताओ।
पैरेलल टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई शियर स्ट्रेस है ना यार। तो याद करो बहुत पहले बताया था, नॉर्मल स्ट्रेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, शियर स्ट्रेस एरिया के पैरेलल होती है। तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होंगी, मतलब इसी प्लेन में होंगी जहां एरिया बना है। तुम्हारा डाउट क्या है? अब नहीं, जल्दी जल्दी पूछो, 1 मिनट दिया, बाकी लोग नोट कर लें। डन, गुड। अब देख लेते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, तो जैसे रेक्टेंगल का तो देख ही लिया, अब ये याद कर लेना है, ज्यादा अच्छा है। याद कर लिया, सेंटर पे मैक्सिमम टाउ मिड टाउ मैक्स होता है। ठीक है, सेंटर के लिए मिड पे ही मैक्सिमम होता है। और दूसरी बात याद कर लो कि k की वैल्यू होती है 3/2। अच्छा, यही बात स्क्वायर के लिए भी वैलिड है, तो इसी में बना देता हूं, क्योंकि जो रेक्टेंगल के लिए वैलिड है वो स्क्वायर में तो वैलिड है ही है। तो इसके लिए स्क्वायर में भी यही लिख लो, और बोथ a और a, स्क्वायर का भी वही होगा, रेक्टेंगल का भी वही होगा। ठीक है, और फॉर्मूला भी चाहो तो याद कर लो, और टाउ मैक्स होगा 3/2 P/bt। ये प्रूव किया हमने। नंबर 2, अगर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हुआ B और H हाइट का, अवनीत कुमार टॉप एंड बॉटम पे 0, भाई टॉप की स्ट्रेस यार, मतलब कुछ सुनते नहीं हो यार, बहुत बड़े गधे हो, मतलब महागधे बोलते हैं इसको। ये देखो, टॉप की स्ट्रेस कैसे निकालोगे? y को क्या भरोगे? y टॉप, और उसके का ऊपर का एरिया क्या होगा? 0। जो टॉप ही है उसके ऊपर का एरिया क्या है? 0 है। तो इस फॉर्मूले में FA/y बार डिवाइड बाई INA में जब ऊपर का एरिया ही 0 है तो एरिया क्या भरोगे? 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। नहीं तो यहाँ y टॉप निकालना है तो y को क्या भरोगे? D/2 ऊपर तक जाने के लिए भरोगे, क्या आंसर आ रहा है? 0। ये नहीं समझ में आया, मतलब रद्दी हो गया एकदम 1 नंबर के। सुनना नहीं, सुनते नहीं हो ना अच्छे से, यहाँ वहाँ डाइवर्ट होते हो, कुछ काम करने लगते होगे बीच में। आप सुनोगे नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। और एक ही चीज मैं 3 बार बोलता हूं। चलो यहाँ तो गुस्सा दिला देते हो यार, तो दिल दुखा देते हो। अब इसके लिए भी टॉप पे 0 होगा और बॉटम पे, मतलब टॉप और बॉटम पे होंगी नहीं, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या कहता है? FA/y बार डिवाइड बाई INA, जिसमें a क्या है कि सब उस जगह की लाइन खींचो जहां स्ट्रेस चाहिए, उसके ऊपर का एरिया। तो टॉप पे लाइन खींचोगे तो उसके ऊपर एरिया 0, बॉटम पे लाइन खींचोगे उसके नीचे एरिया 0। तो टॉप और बॉटम पे यहाँ भी 0 होती, और यहाँ भी मिड में ही मैक्सिमम होती। तो यहाँ भी टॉप और बॉटम में सब पे 0 होती है, लिख भी दिया, देखो कंक्लूजन लिख दिया। पर कभी कभी देखेंगे मिड में मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन यहाँ है। तो यहाँ क्या है कि टाउ मिड ही टाउ मैक्स होता है। टाउ मिड ही टाउ मैक्स होता है। ठीक है, और यहां जो है टाउ मिड ही टाउ मैक्स होता है।
अच्छा ये मिड होगा, मिड एक्सिस, और एक और होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ ये न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा ऊपर वाले में न्यूट्रल एक्सिस और मिड एक ही है, पर यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस CG नीचे होगा, तो यहाँ टाउ मिड टाउ मैक्सिमम होता है, टाउ CG टाउ मैक्सिमम नहीं होता है। तो ध्यान रखना है टाउ मैक्स होता है 3/2 टाउ एवरेज, और टाउ CG पे अगर पूछा जाए तो ये होता है 4/3 टाउ एवरेज। एवरेज तो आप जान ही गए होगे ना, टाउ एवरेज होगा लोड डिवाइड बाई एरिया। अब क्लियर हो गया अवनीत जी को? अरे भैया क्लियर तो होगा ही होगा यार, सुनते तो पहली बार में ही हो जाता। ऑल क्रॉस सेक्शन, कई लोगों ने पहले सोम पढ़ा नहीं है और बीच में आके ज्वाइन कर लिया है, ऐसे स्टूडेंट बहुत परेशान करते हैं। भाई फॉर्म में याद करो कितनी मेहनत करी है शुरुआत के बेसिक में, तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप पहले रिकॉर्डेड देखो फिर पूछो। नंबर 3 सर्कुलर पे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे भी टाउ मिड टाउ मैक्स सेम ही होती है, टाउ न्यूट्रल एक्सिस भी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ टाउ मिड टाउ CG सेम है और वहीं टाउ मैक्स है, और ये होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। मतलब यहाँ वो k की वैल्यू 4/3, ट्राइंगल के लिए k की वैल्यू 3/2। k हमेशा मैक्सिमम वाले को बताता है, और वो एवरेज तो निकाल ही दोगे लोड बाई एरिया। एवरेज हो जाएगा F/π/4। तो देखो ट्राइंगल के लिए CG पे मैक्सिमम नहीं होता है, मिड पे मैक्सिमम होता है। तो 1-2 क्रॉस सेक्शन और जान लो, 2-3 क्वेश्चन लगा लो, चैप्टर खत्म। फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ा ही बहुत है आपके सिलेबस में। थोड़ी बहुत थ्योरी ऑफ फेलियर के नाम जान लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। क्लास खत्म हो जाएगी, 1 बजे तक खत्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये, ठीक है, इसमें ये रही न्यूट्रल एक्सिस, यही होगा CG। तो ध्यान रखना यहाँ पे CG और मिड तो सेम है, CG और मिड सेम है, लेकिन CG और मिड सेम है लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको, इसकी हाइट को देते हैं H और B। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार पूछा गया है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, गेट वेट में पूछता है, लेकिन गेट वेट में पूछता है तो ये ऐसी मतलब आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है। ये होता है, मतलब मिड पे मैक्सिमम नहीं होती, न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी होती है यहाँ पे। अगर यहाँ की स्ट्रेसेस बताएं टाउ न्यूट्रल
न्यूट्रल एक्सिस और टाउ मिड तो सेम होगा, लेकिन ये टाउ मैक्सिमम नहीं होगा, तो ये होता है टाउ एवरेज के बराबर। और टाउ मैक्स ध्यान रखना, टाउ मैक्स होता है कितनी दूरी पे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये दूरी याद रखना, ये दूरी याद रखना कि कितनी दूरी पे होता है, h/8 दूरी पे होता है, या ऊपर से 3h/8, ठीक है। और होता कितना है, 9/8 टाउ एवरेज। तो यहाँ का के फैक्टर कितना है, 9/8। नोट करो जल्दी से, ये बहुत बार पूछा गया है। टाउ एवरेज तो निकाल ही दोगे, लोड डिवाइड बाई एरिया, हाफ BH। ट्रायंगल वाला छूट गया, लिखो जल्दी से। अरे यार मतलब क्या है, लिखो 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 जल्दी से। रट लेना है, क्योंकि प्रूफ तो तुम देख ही लियो कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए याद रखो, ऑब्जेक्टिव आता है। कथित मोदी, तुम भी एकदम गधों की श्रेणी में आ गए हो। ये पूरा h है, ये आधा h/2 है, h/2 से h/8 घटाओगे ना यार, तो रटी हुई चीजों पे भी तुम्हें दिक्कत है, वो कैलकुलेशन कर नहीं पाते हो। कई लोग h/8 और h को घटा दे रहे हैं, अरे मूर्ख, ये आधी h/2 होगी। प्रेशर वैसा मतलब थिकनेस है और डाया है, तो इसमें भी मिड में ही मैक्सिमम होती है, मिड CG सबसे टाउ मिड, टाउ CG, टाउ मैक्स होता है 2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, 2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज कितना होगा, लोड डिवाइड बाई एरिया, एफ का लोड, एरिया होगा πd t। डायगोनल से एरिया आया संदीप, डायगोनल वाला फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया होगा ना, दोनों विकर्णों का गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो तो एरिया आ जाता है। बहुत बुरी हालत है भाई इस बैच की, बेसिक फॉर्मूले क्लास 8th के याद नहीं है कई लोगों को, और उसमें भी हर चीज समझना चाहते हैं कि एरिया कहाँ से आ गया।
क्वेश्चन करो, चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, क्वेश्चन